हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आप पढ़ रहे थे 11th क्लास का चैप्टर नंबर 1 और आज का जो टॉपिक होगा वो होगा मोल संकल्पना। मोल संकल्पना। देखो बच्चों, हम लोग जो मोल की बात करते हैं इसका हमारे रसायन विज्ञान में विशेष महत्व है। कोई भी आंकिक प्रश्न जब हमें करना होता है तो आंकिक प्रश्न करने के लिए हमें मोल की जानकारी अति आवश्यक होती है। यदि मोल की जानकारी हमें नहीं है तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं आज जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसमें मोल की डेफिनेशंस बतलाऊँगा। कोशिश करता हूँ कि आपको पूरा याद हो जाए, क्योंकि ये चीज़ अगर कच्ची रह जाती है, व्यक्ति को बहुत अच्छी तरीके से याद नहीं रहती है, तो उसको हमेशा केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में दिक्कत आती है। दूसरा टॉपिक इसमें जो आएगा वो न्यूमेरिकल्स पार्ट का आएगा। मैं 2-4 इसके एग्जाम्पल्स न्यूमेरिकल्स के रूप में भी लूँगा। तो आइए चलते स्टार्ट करते हैं। मोल है क्या? तो मोल कोई भी पदार्थ के कणों की संख्या को बतलाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि हम आपको बतला दें, जैसे 1 दर्जन शब्द की बात करते हैं, 1 दर्जन पेन हो सकते हैं, 1 दर्जन आपका कप हो सकता है, 1 दर्जन केले हो सकते हैं। 1 दर्जन का मतलब होता है 12। अभी मैं इसके आगे जोड़ दूंगा, आपको कोशिश करता हूं समझाने का। एक स्कोर लिखते हैं, एक स्कोर का मतलब होता है 20, ठीक है ना। एक सैकड़ा लिख दें, सेंचुरी को कहते सैकड़ा, इसका मतलब होता है 100। ये बात सभी को पता है। अगर हम यहां पर एक मोल लिख दें, चलिए 6.023 इंटू 10 की पावर 23। अब देखिए हमने लिखा 1 दर्जन केला, आपने समझ लिया 12 केला है। 1 स्कोर केला, इसका मतलब आपने समझ लिया 20 केले हैं। 1 सैकड़ा केला, इसका मतलब आपने समझ लिया 100 केले हैं। 1 मोल केला, देखिए लागू नहीं होता है केले के लिए ये, लेकिन हम लोग लगा रहे हैं समझने के लिए। 1 मोल केला, इसका मतलब इतने केले हैं। ये बात आपके क्लियर हो गई। चलिए अब हम इसको और क्लियर करते हैं। आपको पता है ना, ऐसे हाइड्रोजन लिखते हैं तो ये हाइड्रोजन परमाणु होता है, ऐसे लिखते हैं तो ये अणु होता है। तो अणु, अगर हम इसको ऐसे लिख दें तो ये आयन होता है, इसको हम प्रोटॉन्स भी कह देते हैं, आयन है, HI। तो यहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की भी बात करते हैं। प्रोटॉन्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की बात इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और ये आयन होते हैं। HI लिख दिया हमने, ये क्या हो गया? आयन। तो यहां पर अगर मैं लिखूं H, परमाणु लिख देता हूं, चलिए क्यों बड़ा करें कोर्स को। H परमाणु लिख दिया तो 1 दर्जन परमाणु का मतलब हो गया 12 परमाणु। 1 स्कोर परमाणु का मतलब हो गया 20 परमाणु। 1 सैकड़ा परमाणु का मतलब हो गया 100 परमाणु। 1 मोल परमाणु का मतलब कितना हुआ बच्चों? देखो बहुत अच्छी बात निकल करके आई। 1 मोल परमाणु का मतलब हो गया 6.023 इंटू 10 की पावर 23 परमाणु। अगर मैं यहां पर अणु लिख देता, तो अणु की बात हो जाती है ना। कण की बात लिख देता तो कण हो जाता। बोलो बच्चों, समझ में आ गया होगा। इसका मतलब क्या हो गया? जो मोल है ना, वो मोल एक संख्या है। क्या कहते हैं? मोल एक संख्या है। ये बात आपको थोड़ी सी क्लियर होगी। तो मोल पदार्थ के कणों, हम लोग डेफिनेशन अगर हम लोग थोड़ी सी बनाएं तो मोल है क्या? मोल, इसको भी साफ कर लेते हैं। मोल पदार्थ के कणों। अभी आपने कहा था कणों का मतलब क्या हो गया? अणु, परमाणु, आयन। अणु,
ऐसे ही लिखते जाना, जैसे मैं बतला रहा हूं ऐसे ही लिख लेना। अणु, परमाणु, परमाणु, आयन, इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, प्रोटॉन्स भी हो सकते हैं, इनकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो मोल पदार्थ के कणों, अब कण कौन से हो गए? अणु, परमाणु, आयन, इलेक्ट्रॉन, इनकी मात्रा को प्रदर्शित करता है। यानी ये हम लोग कह सकते हैं इनकी मात्रा को प्रदर्शित करने की एक इकाई है। क्योंकि आपने देखा था ना, सैकड़ा के लिए 100 का इस्तेमाल किया था, है ना। आपने ऐसे ही एक मोल किसके लिए, तो ये क्या था? एक इकाई के रूप में प्रदर्शित करने की इकाई है। याद आ गया ना आपको? 1 दर्जन ये भी यूनिट है, 1 सैकड़ा ये भी यूनिट है। फिर मैंने लास्ट में लिख दिया था 1 मोल, इसका मतलब ये भी एक यूनिट है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई थी। अब यहाँ पर हम लोग संख्या पे आधारित और यानी इसकी आयतन पर आधारित कह लो, द्रव्यमान पर आधारित परिभाषाएं हैं। तो इतना याद कर लेना आप हमेशा के लिए, एक चीज़ हो गई। दूसरा हम लोग लिख सकते हैं मोल को निम्न 3 प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। निम्न 3 प्रकार से परिभाषित किया जाता है। ये मैंने लाइन लिख दी। बिल्कुल आपको कोशिश है मेरी कि एक एक शब्द आपका स्टार्टिंग से हो। तो इसमें पहला नंबर हेडिंग आती है संख्या आधारित। संख्या आधारित। अब देखिए, संख्या पर आधारित परिभाषा हम लोग जानते हैं 1 मोल बराबर होता है 6.023 × 10⁻23। अब ये कण हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं। जो ऊपर लिखा था ना ये वाला, यही का ये आयन हो सकते हैं। ये मैं इतना लिख देता हूँ। इस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स भी हो सकते हैं। यानी 1 मोल बराबर 6.023 × 10⁻23 कण, ये हम लोग लिख देते हैं। अब देखिए, ये मोल संख्या क्या हो गई? मोल संख्या हिंदी में लिख देते थोड़ा सा, मोल संख्या। ये कंपटीशन के लिए भी आपको बहुत जरूरी है। मोल संख्या बराबर 6.0, ऐसे लिख देता हूं मैं, Na। ये संख्या किसके बराबर है? अवोगाद्रो संख्या के। कई जगह बुकों में Na की जगह N0 भी लिखा है। Na बराबर अवोगाद्रो संख्या। अवोगाद्रो संख्या कितनी है? 6.023 × 10⁻23। ये बात हम लोगों को पता है। अब हम लोग इसके आधार पर एक जो सवाल लगाने के लिए एक फॉर्मूला है वो मैं लिखता हूं। मोलों की संख्या बराबर होती है, जो भी आपने पदार्थ लिया है, जिस अवस्था में लिया उसका द्रव्यमान, पदार्थ का द्रव्यमान अपॉन मोलर द्रव्यमान लिख सकते हो, या फिर और सरल मैं तरीके से लिख देता हूं, पदार्थ का एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट। पदार्थ का एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट, पदार्थ का एटॉमिक वेट, परमाणु भार और आणविक द्रव्यमान, दोनों में इसमें हिंदी में लिख देता हूं। आणविक द्रव्यमान अथवा देखिए ये अथवा है, परमाणु द्रव्यमान। बच्चों मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल न्यूमेरिकल्स के रूप में लेता हूँ जिससे आपको ये क्लियर हो जाए। देखिए ये हमने लिख दिया, इसको साफ नहीं कर रहा हूँ, ऊपर का साफ कर लेता हूँ एक बार समझाने के लिए। कोई एक न्यूमेरिकल्स कार्बन का ले लें,
बहुत सरल सा लेंगे, उस पर आधारित आपको जितने भी बुक में मिले बच्चों उनको आपको करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मोलों की संख्या बराबर पदार्थ का द्रव्यमान, ये आपको फॉर्मूला बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। अब हम लोग ले लेते हैं जैसे कार्बन 12 ग्राम में, मैं प्रश्न लिख रहा हूं, आप भी लिख लीजिए, प्रश्न नंबर 1 डाल देता हूं। कार्बन के 12 ग्राम में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये मैंने एक प्रश्न बना दिया यहां पर, एग्जाम्पल के रूप में भी आप लिख सकते हो इसको। अब देखिए यहां पर क्या है, मोल संख्या निकालनी है आपको, मोलों की संख्या, इसको हम n से प्रदर्शित कर देते हैं। तो मोलों की संख्या n हो गई। अब कार्बन के 12 ग्राम में कार्बन का जो एटॉमिक वेट है उसकी बात कर लेते हैं। तो पदार्थ की मात्रा कितनी है, यहां पर पदार्थ की मात्रा है मान लीजिए 12 ग्राम, तो 12 ग्राम एटॉमिक वेट कितना है इसका, 12 ग्राम, तो कितना हो जाएगा 1 मोल। 1 मोल। अगर मैं इस प्रश्न को थोड़ा सा परिवर्तित कर दूं, यहां पर कर दूं कार्बन के 24 ग्राम में मोलों की संख्या ज्ञात करिए। तो मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, मोलों की संख्या n बराबर हो जाएगी पदार्थ का द्रव्यमान। देखिए सूत्र तो यही है जो अभी मैंने लिखा था, यहां पे पदार्थ का द्रव्यमान कितना 24 ग्राम अपॉन 12 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, यह भी हो गया जाकर के 2 मोल। तो याद रखना, इस तरीके से हम लोग सवाल को निकाल लेते हैं। यहाँ पे 12 हो, 24 हो, 36 हो, 36 होता तो 3 मोल हो जाते, ये याद रखना। तो इसी तरीके से कोई भी प्रश्न हो सकता है। यहाँ पर एक बात और मेरे दिमाग में आ रही, मैं आपको और क्लियर कर दूं। तो कार्बन को ही लेके चल रहे हैं, मान लीजिए सोडियम ले लेते हैं, एटॉमिक वेट 23 है। तो अगर हम इसके 23 ग्राम की बात करें तो 23 ग्राम में जो अणुओं की संख्या है, मात्रा है, वो कितनी है, 1 मोल होती है, याद रखना। कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम 40 होता है, तो इसके 40 ग्राम में मोलों की संख्या कितनी होगी, 1 मोल होगी, ये याद रखना है। बहुत छोटी छोटी सी बात है। क्या कहा, सोडियम के लिए। ऐसे कार्बन 12 के लिए आपने लिखा था C12 के लिए 12 ग्राम में 1 मोल। ये भी साथ में याद रखना, जब न्यूमेरिकल्स आप और से निकालोगे तो ये सभी बातें आपके साथ में सामने आने वाली हैं। दूसरा पॉइंट भाई, डेफिनेशन 1 हो गई आपकी। एक डेफिनेशन क्या हो गई, आपकी संख्या पर आधारित हो गई। दूसरी हम लोग ले लेते हैं आयतन पर आधारित परिभाषा। आयतन पर आधारित परिभाषा। किसकी परिभाषा, क्या पढ़ रहे हो आप, पढ़ रहे हो मोल। अब कोई सी भी गैस है, यानी पदार्थ की गैसीय अवस्था कह दो, तो किसी गैसीय पदार्थ, जैसे मैं लिखता हूं ऐसे कैसे याद करना, किसी गैसीय पदार्थ जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इत्यादि, मान लीजिए, इसको जैसे को ऐसे लगा देते हैं, मैं 1 मोल में, या क्या कर दीजिए और डेफिनेशन अच्छी बन जाएगी कि 1 मोल में गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है। कोशिश की है कि सरल लैंग्वेज में बन जाए, यानी कोई भी पदार्थ है, लेकिन वो पदार्थ कंडीशन क्या कहती है, गैसीय अवस्था होनी चाहिए, उसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसी गैसें जो हैं उनके 1 मोल में गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है। इसलिए हम लोग निकाल सकते हैं मोलों की संख्या।
सूत्र निकालना है, ये सूत्र याद करना है आपको। मोलों की संख्या, पीछे भी आपने n लिखा था, तो मोलों की संख्या n बराबर कितनी होगी, जो भी पदार्थ है यानी गैस का लीटर में आयतन, गैस का लीटर, लीटर भी लिख देते हैं, लीटर भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लीटर का आयतन अपॉन जो 22.4 है उसको लिख देते हैं। बोलो क्लियर हो गया ना। अगर हम यहां पर एक प्रश्न लिख लें तो और क्लियर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 लिख देते हैं, क्योंकि पीछे एक प्रश्न बताया था, इसका एग्जाम्पल 2 नंबर के रूप में। अगर हम ये कहें कि 22 को दुगना कर लेते, चलिए एक प्रश्न बना रहा हूं, 44.8 लीटर, वहां पे आपने कार्बन लिया था, चलिए हम यहां पे ऑक्सीजन ले ले रहे हैं, 22.8 लीटर ऑक्सीजन ले लिया। गैस में मोलों की संख्या निकालो। कुछ नहीं करना है आपको, ये जो फॉर्मूले के रूप में ये लिखा हुआ है इसको याद करना है खास तौर से। अब देखिए यहां पर क्या है, मोलों की संख्या निकालिए। यहां पर आपने देख लिया गैस, एक शब्द आपने देख लिया गैस। अब गैस देखते ही आपके दिमाग में क्वेश्चन का आंसर फिट हुआ कि हमें कोई गैस वाला कोई फॉर्मूला लगाना है, तो यहां पर आप सूत्र यही लिखेंगे। सवाल को कैसे हल करेंगे, मोलों की संख्या, खाली आप n भी लिख सकते हो लेकिन लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं। गैस का लीटर में आयतन, गैस का लीटर में आयतन देखिए कितना दे रखा है, ये दे रखा है 44.8, तो 44.8 दे रखा है, इसको लिख दिया अपॉन 22.4 लिख दिया, तो ये कितना हो गया, ये हो गया जा करके, अब लीटर से लीटर कट जाएगा, 2 मोल बचेंगे। मोल अपने आप में एक प्रदर्शन है, संख्या है, कितने मोल हो गए, 2। यहाँ पर संख्या और बढ़ जाती तो और ज़्यादा भाग जाता, 3 मोल हो जाते, 4 मोल हो जाते, 6 मोल हो जाते, यानी संख्या का ध्यान रखना है, इतने मोल। तो ये 2 हो गए। तो पहली डेफिनेशन आपने देखी थी संख्या पर आधारित, दूसरी हो गई आयतन पर आधारित, और मैं तीसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपकी किताब में पहली डेफिनेशन के रूप में लिखी होती है उसको मैं ले लेता हूं। तो तीसरा नंबर है द्रव्यमान पर आधारित, द्रव्यमान पर आधारित मोल की परिभाषा, मोल की परिभाषा। अब देखिए कार्बन 12 है, पहले मैं समझा देता हूं, फिर जो आपकी बुक की लैंग्वेज है उसको लिखाने की कोशिश करेंगे। क्या है, 1 मोल पदार्थ की वह मात्रा है, मैं लिखता हूं, चलिए 1 मोल पदार्थ की वह मात्रा है। अब कौन सी मात्रा है, जिसमें उतने कण होते हैं, जिसमें उतने ही कण होते हैं जितने कार्बन 12, ये एक समस्थानिक है, कार्बन 12 C12, कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में उपस्थित होते हैं। अब एक चीज देखिए, 12 ग्राम में उपस्थित होते हैं, यहां पर आप ऐसे याद कर सकते हो, C12 कार्बन 12 समस्थानिक, कार्बन 12 समस्थानिक, क्योंकि ये घुमा करके लैंग्वेज हो गई आप के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या
पदार्थ में उपस्थित, पदार्थ के कर दें, पदार्थ के 1 मोल में उपस्थित, 1 मोल में उपस्थित अवयवी कणों की संख्या के बराबर होते हैं। अवयवी कणों की संख्या के बराबर होते हैं। तो आपको जो भी लैंग्वेज सही लगे ना, आप अपने तरीके से याद कर लेना, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स पेपरों में बहुत आते हैं। अभी आपने, चलिए मैं इसका एक प्रश्न बना करके लिखता हूं कि किस तरीके से निकालते हैं। देखिए किसी का भी, अब आपको ये द्रव्यमान वाली बात आ जाती है तो हमें द्रव्यमान वाले लेने होते हैं। तो किसी भी गैस में कह दो, पदार्थ में कह दो, जैसे मैं चलो कार्बन डाइऑक्साइड का एक एग्जाम्पल लूँगा, और एक सूत्र आपको याद रखना है, मोल संख्या जब आपको मोल में निकालनी हो तो मोल संख्या निकालने के लिए यहाँ पर जो सूत्र इस्तेमाल करोगे वो सूत्र इस्तेमाल करोगे द्रव्यमान अपॉन जो भी पदार्थ का द्रव्यमान दिया हो उसमें आप अणुभार का भाग दे दो, तो आपके निकल आएंगे। मैं 2-4 एग्जाम्पल्स और बतलाने का प्रयास करूँगा। तो यहाँ पर ये आपको लगा देना है। तो मैं एक प्रश्न लिख रहा हूँ, आप भी प्रश्न को नोट कर लें। अभी आपने पीछे वाले जो 1 और 2 लिए थे उसमें आपने लिखा था, पहला कार्बन का लिया था, दूसरा प्रश्न जो लिया था उसमें आपने ऑक्सीजन का लिया था। चलिए क्यों ना हम यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का ले लें। अगर मैं यहाँ पर एक प्रश्न बना दूं, क्या प्रश्न बनाऊं? 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, इससे कोई रिलेशन नहीं है इसका, मैं तो सिर्फ समझाने के लिए, सिर्फ याद करने के लिए, जैसे मैंने याद कर रखा है कि पहला वाला कार्बन ले लिया हमने, दूसरा ऑक्सीजन ले लिया, तो तीसरा एग्जाम्पल हमें बच्चों को कार्बन डाइऑक्साइड का बतलाना है। तो हमने भी यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया। तो हमने कहा कार्बन डाइऑक्साइड कितने ग्राम ले लिया आपने? 2.2 ग्राम ले लिया। इसमें कितने मोल होंगे? में कितने मोल होंगे, ये प्रश्न बन गया। अब इस प्रश्न का हल कैसे करोगे? पीछे आपने अभी अभी लिखा था कि मोल संख्या निकाल रहे थे, तो सबसे पहले हम लोग उसको निकालने पहले कार्बन डाइऑक्साइड का अणुभार निकालें। अणुभार, क्योंकि सूत्र में आपने देखा था नीचे अणुभार आया था। तो अणुभार कार्बन का कितना होता है? 12, ऑक्सीजन कितना होता है? 16, तो 2 × 16 कर दिया। टोटल करिए, 12 + 32 हो गया, बराबर कितना हो गया? 44। और 44 एटॉमिक मास यूनिट हो गया, यानी ग्राम में भी आप लोग लिख सकते हो। अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड में मोल निकालने में मोलों की संख्या निकालनी है। तो मोल बराबर, अभी आपने देखा था उसका द्रव्यमान, पदार्थ का द्रव्यमान कितना था? पदार्थ का, अब पदार्थ कौन सा था? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड लिख दो, का द्रव्यमान अपॉन इसका मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान कह दो या अणुभार कह दो, अणुभार सीधा सा लिख दिया। CO2 का अणुभार लीजिए और लिख देते हैं, पहला प्रश्न है इसलिए थोड़ा सा डिटेल लिख दिया। अब CO2 का द्रव्यमान कितना है भाई? 2.2 ग्राम दे रखा है, और CO2 का अणुभार कितना दे रखा है? 44। अब गुणा भाग कर लेना। वैसे मैं आपको आंसर बतला सकता हूं, जब इसको गुणा भाग करोगे तो लगभग इतना आएगा, 0.05 मोल ये इसका आएगा। देखिए ऐसा ना, सिंपल है। देखिए काट दिया है, दशमलव हटाया तो 0 हो गया था, 2 बार कटा यानी 20 हो गया ना। अब इसका भाग दे दोगे यही आएगा, बहुत सरल है। तो ये काट लिया, कितना है? 0.05 मोल। मैं आपको फिर से एक बार समझा दूं, ये जो 3 डेफिनेशन बतलाई हैं, तीनों डेफिनेशन को मैं एक लाइन में लेता हूं। देखिए सबसे पहले आपने ली मोल संकल्पना, ठीक है। मैंने बतलाया 3 तरीके से इसको परिभाषित किया जाता है। सबसे पहले तो मैंने आपको यह बतलाया था कि मोल एक इकाई है, एक इकाई है किसकी? पदार्थ में उपस्थित अवयवी कण। अब कण कौन से थे? कण थे आपके अणु, परमाणु या आयन, उनकी। अब 3 प्रकार से परिभाषित किया था, देखो याद रखना। पहला हमने कहा था द्रव्यमान आधारित, संख्या आधारित।
पहला नंबर से ही ले लेते, संख्या आधारित परिभाषा। दूसरा हमने कहा था आयतन आधारित परिभाषा, और तीसरा कहा था हमने द्रव्यमान आधारित परिभाषा। संख्या आधारित परिभाषा में मैंने इसको अवोगाद्रो संख्या के बराबर बतला दिया था आपको, पदार्थ कोई सा भी हो। आयतन आधारित में बतलाया था हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, कोई सी भी गैस ले लो, सभी के 1 मोल गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है। अब देख लिए, कोई पात्र ले लिया आपने, अब मान लीजिए आपने हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है 2 ग्राम हो गया, भाई 2 × 1। नाइट्रोजन ले लीजिए, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, थोड़ा सा स्पष्ट दिखलाई देगा, कलर भी चेंज कर लेता हूँ। हाइड्रोजन ले लिया आपने, मान लीजिए हाइड्रोजन ले लिया, हाइड्रोजन में 2 ग्राम हो गया। नाइट्रोजन ले लिया, पात्र एक जैसे हैं, इनके आयतन बराबर है। नाइट्रोजन है 14 दूनी कितना हुआ बच्चों 28 ग्राम, ऑक्सीजन 32 ग्राम। अब देख लीजिए सभी के वेट कैसे हैं, अलग अलग हैं, 2 ग्राम, 28 ग्राम, 32 ग्राम, लेकिन इनके आयतन की अगर हम लोग बात करें, सभी के आयतन कितने हैं, सभी एनटीपी की बात कर रही है, तो अब ये क्या 22.4 लीटर इनका आयतन होता है। यही बात ये मोल संकल्पना में कही गई। अब द्रव्यमान की जब बात आ गई थी तो ये कार्बन 12 की बात की गई थी। कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित अवयवी कणों की संख्या के बराबर होता है पदार्थ के अंदर उपस्थित अवयवी कण, यह बात कही थी इसने। अब इसी आधार पर इनके हमने आपको एक एक एग्जाम्पल बतलाए, तो आप लोग इन एग्जाम्पलों को बहुत अच्छी तरीके से करना। अब देखिए मैं यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स लेता हूँ। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लिए हुए हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से प्रत्येक के कितने मोल हैं? ये प्रश्न है, ध्यान रखना ये प्रश्न है। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, अब इसका ये अनुभार मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। कैल्शियम कार्बोनेट में मोलों की संख्या निकालनी है। 80 ग्राम ऑक्सीजन में मोलों की संख्या निकालनी है। 10 ग्राम C12H22O11 में मोलों की संख्या निकालनी है। चलिए प्रश्न नंबर 1 ले लेते हैं। ये प्रश्न लिखा है। अब यहाँ पर आपको जो फॉर्मूला अप्लाई करना है वो याद रखना, मोल बराबर द्रव्यमान अपॉन अणुभार का सूत्र याद करना है आपको, अणुभार। अब द्रव्यमान अपॉन अणुभार फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब द्रव्यमान कितना है याद रखो, पहले हमें सबसे पहले इसका ज्ञात होना चाहिए अणुभार। तो अणुभार ज्ञात करने के लिए मैंने क्या किया, इनको ब्रैकेट में लिख दिया जिससे कि आपको कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। इन सबको आप उठा करके इनके एटॉमिक वेट रख देना और सबको जोड़ देना, आपका अणुभार निकल आएगा। तो यहाँ पर 100/100 हो गया। अब कितने मोल निकले? 1 मोल निकला आंसर। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा, अब आपको और सरल लगेगा, 80 ग्राम ऑक्सीजन। अब 80 ग्राम ऑक्सीजन, सूत्र वही, मोल बराबर द्रव्यमान अपॉन अणुभार, द्रव्यमान अपॉन अणुभार। अब द्रव्यमान कितना है इसका 80 ग्राम, 80 अपॉन अणुभार कितना है 32, भाग दोगे कितना आएगा 2.5 मोल। भाग दे के देख लेना, मुझे आंसर याद है इसलिए मैंने लिख दिया। तीसरा, अब तीसरा देखिए 10 ग्राम। अब यहां पर भी मोल की संख्या निकालनी है। मोल बराबर फॉर्मूला वही लगेगा, द्रव्यमान अपॉन अणुभार। समय बर्बाद ना हो इसलिए मैंने अणुभार को पहले ही कैलकुलेट करके बोर्ड पे लिख रखा है। द्रव्यमान कितना है 10 ग्राम, अणुभार कितना है 342। इसको बच्चों आप कैलकुलेट कर लेना, जो भी वैल्यू आए उसको मोल के रूप में लिख देना, इसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। भाग तो दे लोगे, तो ये अणुभार का जब इसमें भाग दे देंगे तो ये आपका निकल आता है इस तरीके से। वैसे 0.029 मोल के आसपास निकलना चाहिए, कैलकुलेशन कर लेना। तो बच्चों इस तरीके के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो छोटे छोटे कंपटीशन एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, कुछ अपने भी पेपर्स में भी पूछे जाते हैं। तो इनको बहुत मेहनत करना। न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम में और भी कोई दिक्कत आएगी तो हम आपको और भी बतलाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।